ओके सो वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट बेसिक्स ऑफ कोडिंग एंड द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे आर डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स, फंक्शंस एंड एरेज एंड वन बोनस टॉपिक फ्लो ऑफ कोड। मैं आपको बताऊंगा कि कोड फ्लो कैसे करता है, कैसे आप कोड में ट्रेवर्स कर सकते हो। एंड आई थिंक दीज टॉपिक्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी लैंग्वेज। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है, हमारा ऑब्जेक्टिव कोड समझने का है, ना कि लैंग्वेज समझने का। हम कोड को समझना चाहते हैं रिगार्डलेस ऑफ एनी लैंग्वेज, कि अगर आपके सामने कोई सी भी लैंग्वेज आ जाए, आपको इन टॉपिक्स के बेस पे समझ आ जाएगा कि लॉजिक कैसे चल रहा है, हाउ द कोड इज वर्किंग। ठीक है, तो एज अ इंजीनियर और एज अ टेक्निकल पर्सन यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग कोड, नॉट द लैंग्वेज। बट दैट डजंट मीन कि आपको लैंग्वेज नहीं पता होना चाहिए। सो मैं आपका 30 सेकेंड्स लूंगा टू टेल यू व्हाट लैंग्वेजेस आर। So if you see, languages are the set of syntax that you provide to computer in order to understand कि आप बताना क्या चाह रहे हो, right? So computer doesn't understand English, it understand binaries, but languages allows you to convert, provide instruction in such a form that computer will understand. सो यहाँ पे कुछ कॉमन लैंग्वेजेस मैंने लिस्ट आउट करी हैं, जैसे रूबी, सी शार्प, जावा स्क्रिप्ट ऑफ वेरी फेमस लाइट वेट लैंग्वेज, जावा एंड पाइथन। सो ये दीज आर सम मोस्ट कॉमनली यूज लैंग्वेजेस अवेलेबल। एंड ये सारी लैंग्वेजेस का सिंटेक्स अलग होता है बट एंड गोल सेम होता है। एट दी एंड दे आर इंटरेक्टिंग विद कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ बाइनरीज, जीरोज एंड वन, राइट? बट लैंग्वेज से ऊपर भी एक चीज़ आ जाती है, डेट इज कॉल्ड फ्रेमवर्क। राइट, व्हाट इज फ्रेमवर्क? बहुत ही मोस्ट पॉपुलर वर्ड है, मतलब थ्रू आउट इंडस्ट्री सुना भी होगा आपने। सबसे ज़्यादा जेएस के फ्रेमवर्क्स आते हैं, रिएक्ट का नाम लेता है हर कोई, हर दूसरा बंदे से बात करो रिएक्ट बोल रहा है, रिएक्ट पे काम कर रहे हैं, एंगुलर पे काम कर रहे हैं। सो फ्रेमवर्क क्या होता है? देखो, जब हम कोड करते हैं, वेन एवर वी कोड, आपको रीयूजेबिलिटी का ध्यान देना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट होता है रीयूजेबिलिटी का। मतलब अगर आपने कोई चीज़ एक बार लिख दी, आप कोशिश करो उसको दोबारा मत लिखो। मतलब ये एक बैड प्रैक्टिस है, अगर आपने एक लॉजिक बना दिया उसको आप दोबारा लिख रहे हो दोबारा किसी लोकेशन पे। तो कोड का हमेशा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए रीयूजेबिलिटी का। सो फ्रेमवर्क कुछ नहीं है, रीयूजेबल कोड है। मतलब कि मैंने आपको जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क की अगर मैं बात करूं, जैसे रिएक्ट है, रिएक्ट के अंदर यूजिंग जावास्क्रिप्ट रीयूजेबल कंपोनेंट्स बना दिए सो डैट आई डू नॉट हैव टू राइट फ्रॉम स्क्रैच। अगर मुझे कोई कंपोनेंट बना बनाया मिल रहा है, बटन का, क्लिक का, अगर मुझे जावास्क्रिप्ट में स्क्रैच से क्लिक इवेंट बनाना है तो मैं बटन पे क्लिक करूंगा, क्लिक होगा, फिर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल होगा, देन वो इवेंट अकर होगा, राइट? बट रिएक्ट में ऐसा नहीं है। रिएक्ट में देयर वुड बी अ कंपोनेंट जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। सिमिलर केस है सी शार्प में। अगर आपको वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है, एपीआईज बनानी है, तो आप डॉट नेट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देन यू हैव स्प्रिंग बूट इन जावा। जावा के अंदर यू कैन यूज स्प्रिंग बूट। Similarly, in Python, there is very two famous frameworks, Django and Flask. You can use these two frameworks, and Rails in Ruby. So frameworks are basically reusable components. And there is another thing called library. There is a slight difference between library and framework, जो आपको पता करना है कि होता क्या है। एंड जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी बताओ कमेंट में, जो काफ़ी फेमस थी एक ज़माने में बट अब यूज़ नहीं होती बिल्कुल भी। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड उसका डिफरेंस क्या है, हाउ लाइब्रेरी इज़ डिफरेंट देन अ फ्रेमवर्क। एंड मैंने आपके स्क्रीन पे ये थोड़े से फ्रेमवर्क्स जो आजकल सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं, आई हैव लिस्टेड देम डाउन। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी कि फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं। कितने सारे फ्रेमवर्क्स राइट नाउ अवेलेबल हैं, एवरीबडी इज़ मेकिंग अ फ्रेमवर्क एंड फ्रेमवर्क्स आर लिटरली इंपॉर्टेंट। किसी भी एक लैंग्वेज पे अगर आपको कमांड बनानी है तो आप फ्रेमवर्क पे कमांड बनाओ, यू विल बी have most of the value coming out from a framework. Another prerequisite I want you to have, अगर आप साथ में कोड करना चाहते हो, whatever we are going to learn today, I would suggest go to programmist.com और jsfiddle.com. यहाँ पे आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस मिल जाएंगी। सो वॉट एवर कॉन्सेप्ट डेट वी आर गोइंग टू लर्न, आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो साइड बाय साइड। ठीक है, अगर आपको जावा स्क्रिप्ट में करना है तो आप जावा स्क्रिप्ट में कर सकते हो, सी शार्प में करना है सी शार्प में, अगर जावा में कंफर्टेबल हो जावा में। सो ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज यू विल फाइंड इट हेयर। सो स्टार्टिंग विद बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट, लेट मी टेल यू, कोड जो हमारा है वो ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल यू माइट नो एक्सेल। ठीक है, आप एक्सेल यूज़ करते हो ऑन योर डे टू डे बेसिस। You can create macros using code. So all you have to do is you have to press Alt F11 and it will open a Visual Basic Application tool for you. यहाँ पे आप vb.net में अपने macros बना सकते हो। तो macros भी एक there is a it's a type of logic and code जो आप अपने Excel में कर सकते हो। So for example if you want to create a macro, जैसे मैंने एक सैम्पल macro बना रखा है, ये कोड है या एक्सेल के अंदर हमें कोड लिख रहे हैं, एक आईडी की तरह बिहेव कर रहा है एक्सेल, एंड इफ आई रन दिस मैक्रो, ये मेरे लिए एक अलर्ट बॉक्स ओपन कर देगा।
राइट। सो ऑटोमेशन के सेंस में देखो तो आप एक्सेल के अंदर भी कोड कर सकते हो। इट्स नॉट दैट कि कोड सिर्फ हम वेब पेज बनाने के लिए करते हैं, कोडिंग हम किसी भी टूल को ऑटोमेट या एप्लीकेशन बनाने के लिए कर सकते हैं। तो एक बस बेसिक एग्जांपल था, आई वांटेड टू शो यू दैट हाउ यू नो हाउ मच यू आर सराउंडेड विद कोड दैट यू माइट नॉट नो। एक्सेल में भी कोड इज ऑलरेडी अवेलेबल। नाउ कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक, डेटा टाइप्स। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है डेटा टाइप्स। सो व्हाट आर डेटा टाइप्स? सो डेटा टाइप्स आर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा इन योर सिस्टम, या फिर सिंपल टर्म्स में व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू अ डेटा होल्ड्स। ठीक है, दैट मीन्स लेट सपोज आई एम वर्किंग ऑन अ सिस्टम, मैं किसी सिस्टम पे काम कर रहा हूँ और मुझे वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अब मेरे पास मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉय का डिटेल्स मेरे पास क्या क्या होती है? मेरे पास एम्प्लॉय का नाम होता है, एम्प्लॉय की एज होती है, एम्प्लॉय की सैलरी होती है, एम्प्लॉय का एड्रेस होता है, एंड लेट्स से मेरे पे एम्प्लॉय की हाइट भी है फॉर मेडिकल रीजंस। सो मेरे को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, इन इन्फॉर्मेशन में हर इन्फॉर्मेशन का एक टाइप है। सो सिस्टम कैसे समझेगा आपको किस टाइप में कैसे इन्फॉर्मेशन सेव करनी है? सो लेट्स सपोज स्टार्टिंग विद मोस्ट कॉमन, नाम। नाम हमारा क्या है? जैसे मेरा फॉर एग्जांपल नाम है दीपक, राइट? सो दीपक इज अ स्ट्रिंग, इट्स अ स्ट्रिंग वैल्यू। तो एक हमारा डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग, दैट इज कॉल्ड, लेट्स से मैंने इसको असाइन कर दिया इस टाइप से। सो स्ट्रिंग जो है, जो आप फर्स्ट पार्ट देख रहे हो, दैट इज अ डेटा टाइप। तो ये जो आपका पार्ट है दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप। सो स्ट्रिंग वाला पार्ट आपका डेटा टाइप है, एंड जो आपका नेम वाला पार्ट है, यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड अलॉट, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल, राइट? दिस इज अ वेरिएबल। जब भी आप कभी सुनते हो वेरिएबल में असाइन कर दो, दिस इज व्हाट पीपल मीन्स वेरिएबल। एंड व्हाट इक्वल टू मीन्स दिस इज अ असाइनमेंट, वी आर असाइनिंग दीपक दिस नेम। ठीक है, हम ये नेम के अंदर दीपक को असाइन कर रहे हैं, एंड दीपक इज कॉल्ड वैल्यू, दैट्स इट। यही है बस डेटा टाइप बेसिक लेवल पे। पहला पार्ट आपका डेटा टाइप होता है, सेकंड पार्ट आपका इज कॉल्ड वेरिएबल, देन दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड दिस इज अ वैल्यू, जो भी वैल्यू है। अब नाउ आई वांट टू हैव माय एज स्टोर, सो मैं एज के लिए एक डेटा टाइप यूज करूंगा, डेट इज कॉल्ड इंट। तो इंट भी एक अलग डेटा टाइप आ गया। नाउ मेरा जो वेरिएबल है, माय वेरिएबल इज एज इन दिस केस, एंड लेट्स से इफ आई एम 30, आई विल राइट लाइक दिस 30। देन हाइट, हाइट भी एक डेटा टाइप है, बट हाइट आती है पॉइंट में, हाइट कुड बी इन बट 5 पॉइंट समथिंग। सो अनदर डेटा टाइप यू कैन यूज, दैट इज कॉल्ड डबल, डबल HEIGST हाइट। नाउ यू कैन राइट इट लाइक समथिंग लाइक दिस, height would be like this only, 5.8. So again, first is the data type, second is the variable assignment, and then the value. Then you have bool kind of data type. So let's say you want to check is manager, right? If I am manager or not in the company, so I can assign true or false, right? Something like this. So bool हमेशा true और false की वैल्यू लेती है, either 0 और 1। ठीक है, तो bool is another data type. So you will have multiple data types. Every language has their own data types. So basic data types are these only. And on the advanced level if you go, so data types फिर और बढ़ जाते हैं, जहाँ पे आपको की वैल्यू पेयर में डिक्शनरीज मिल जाती हैं, बाइनरी ट्रीज मिल जाते हैं, लिंक लिस्ट मिल जाती हैं, या आपको डेटा स्टोर कैसे करना है। सो अभी ये तो हमारा एक बहुत बेसिक सिनेरियो है कि हम इतनी खाली वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, बट कॉम्प्लेक्स लेवल में जब आप एक ही ऑब्जेक्ट में मल्टीपल चीज़ें स्टोर कर रहे हो, डेट इज थिंग्स वेयर इट गेट स्टार्टेड चेंजिंग, वहाँ पे डेटा टाइप और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। बट आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है वो कॉम्प्लेक्स लेवल पे नहीं है, बहुत बेसिक लेवल पे है। बट ऑल्सो आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस एरेज। एरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। लेट सपोज यू वॉन्ट टू स्टोर समथिंग इन एन एरे, लेट्स से मैं नंबर्स का एक एरे का एग्जांपल दिखाता हूँ, एंड आई एम स्टोरिंग दीज नंबर्स। कुछ भी हो सकते हैं नंबर्स, लेट्स से ये करंट फाइनेंशियल ईयर के हमारे ग्रोथ रेट है, लेट्स से। ठीक है, तो एरे क्या होता है? एरे का मतलब होता है अ लिस्ट ऑफ सेम डेटा टाइप। आई एम डिफाइनिंग इंट अ टाइप ऑफ एरे, ऐसे डिफाइन करते हैं इन सी शार्प, एंड द वैल्यूज इनसाइड द एरे। And similarly, if you want to store a integer string array, so you can do it like this. So let's say I want to store employee names, right? Multiple employees के name मुझे store करना है, so I can do it like this. I can have Deepak, and then second would be something like Vivek, right? Something like this I can have.
So this is a string array. And one thing you notice that हम integer and string में एक difference करते हैं. Whenever we represent a string, it is like in inverted commas. And integer or other values are in simple without inverted commas. So this is something you should be aware of कि जब भी हम आप string define करोगे, string will always be in inverted commas. And it goes same with जावास्क्रिप्ट. सो अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को जावास्क्रिप्ट में अप्लाई करें, लेट्स अप्लाई द सेम थिंग इन जावास्क्रिप्ट. आई हैव द जेएस ओपन. जेएस में हमारा सिंटैक्स थोड़ा चेंज हो जाएगा. सी इफ यू सी लेट इन जावास्क्रिप्ट वी यूज लेट. अर्लियर वी यूज टू हैव वेरिएबल्स वेयर इन ES5. नाउ जावास्क्रिप्ट का नया वर्जन है तो इसमें लेट यूज करते हैं. एंड लेट्स से इफ आई वांट टू असाइन समथिंग लाइक same concept. So let's say if I want to assign age, let age equal to 30 and then let height equal to 5.8. ठीक है. और जावास्क्रिप्ट में अगर आपको एरे डिफाइन करना है, सो यू कैन डू इट लाइक लेट से लेट एम्प्लॉयज इक्वल टू. जावास्क्रिप्ट में आप एक्सप्लिसिटली आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो स्ट्रिंग टाइप का है या किस टाइप का है. सो लेट से इफ आई से 10 50 20, सो ये मेरा एक एरे हो जाएगा जावास्क्रिप्ट का. एंड सेम केस इफ आई वांट टू एम्प्लॉय नेम आई वांट टू स्टोर, आई कैन डू इट लेट एम्प्लॉय नेम. यहाँ पे मैं स्ट्रिंग टाइप का डिफाइन कर दूंगा. सो लेट्स से दीपक देन विवेक. सो दिस इज हाउ यू डिफाइन एरेज. सो देखो आपने एक नोटिस करा होगा जावास्क्रिप्ट में और सी शार्प में एक डिफरेंस कि हम जावास्क्रिप्ट में डिफाइन नहीं कर रहे स्ट्रिंग इंटीजर कुछ भी, हम सीधा लेट लिख रहे हैं. That's why I chose C sharp to tell you कि data types क्या होते हैं. The reason we are not storing using string or int, JavaScript strongly typed नहीं है. मतलब आपने जो भी define करा वो JavaScript समझ जाती है integer है. All you need to do is define the type. मतलब अगर आपने 30 लिखा so now it knows it's a integer. और मैंने यहाँ पे ऊपर दीपक inverted commas में लिखा, so JavaScript knows that ये एक string है. तो आप define नहीं कर रहे हो कि किस टाइप का आप डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हो. यू आर जस्ट राइटिंग द वेरिएबल विद द लेट डेटा टाइप. सो लेट विल टेक केयर ऑफ इट. लेकिन सी शार्प में दैट्स व्हाई आई यूज सी शार्प. सी शार्प में हमको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ता है कि हमारा डेटा टाइप किस टाइप का है. ये जावा में भी सेम वर्क करता है, नॉट जावास्क्रिप्ट, जावा में. दैट्स व्हाई आई चूज दिस कि आपको पता चले कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं. सो लेट्स अगर हमने नंबर्स का एरे बनाया है तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा इंटीजर्स का एरे है. अगर हमने स्ट्रिंग का एरे बनाया तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा स्ट्रिंग का एरे. सो दीज आर सम बेसिक डेटा टाइप्स ओनली. नाउ कमिंग टू दी ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली ऑपरेटर्स अभी हमने यूज़ भी करा है. एक वन ऑफ दी ऑपरेटर हमने यूज़ करा है इक्वल टू. यहाँ पे हमने असाइनमेंट करा. ऑपरेटर्स का मतलब होता है एनी अर्थमेटिक ऑपरेशन, या तो कह लो आप, या फिर मैथ कंपैरिजन ऑपरेटर. सो लेट्स से इफ आई वांट टू डिफाइन अ वेरिएबल int a इक्वल टू 10 and let's say int b equal to 20 and मुझे एक अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है. सो आई कैन डू इट लाइक दिस, int c इक्वल टू a प्लस b, राइट. सो दिस इज द यूज ऑफ ऑपरेटर. यहाँ पे मैंने ऑपरेटर का यूज़ करा है. आई यूज़ a प्लस बी यूजिंग द प्लस ऑपरेटर. मल्टीप्लाई करना है, आई कैन चेंज इट टू लाइक दिस. सो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. सो दिस इज बेसिक, लाइक बहुत ही अर्थमेटिक अगर आपको ऑपरेशंस करने हैं, दिस इज हाउ यू कैन डू इट यूजिंग ऑपरेटर्स, राइट. नाउ इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा वो है कंपैरिजन ऑपरेटर का, राइट. ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये ऑपरेटर आपके ऑलमोस्ट हर जगह यूज होने वाले हैं. देखो कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? व्हेनेवर वी डू कंपैरिजंस इन कोडिंग, हम कंपैरिजन करते हैं यूजिंग इक्वल इक्वल. क्योंकि जो हमारा इक्वल वर्ड है ना, इक्वल इज ऑलरेडी यूज्ड फॉर असाइनमेंट. बट अगर आपको ये कंपेयर करना है व्हाट इज ए एंड बी, अगर आपको चेक करना है क्या ए बी के इक्वल है, देन यू विल यूज इक्वल इक्वल. So the syntax is a equal equal b and it will always return something true or false, right. इसको कुछ ऐसे हम लिखते हैं. जब भी आप कहीं पे आप ऐसा देखोगे, ये जो आप ब्रैकेट के अंदर जो भी आउटपुट मिलेगा ये हमेशा आपको आउटपुट देगा ट्रू या फॉल्स में. या तो ये इक्वल है या तो ये नहीं है, ठीक है. दिस इज हाउ कंपैरिजन ऑपरेटर्स वर्क. सो दिस इज वन वे. अगर आपको चेक करना है कंपैरिजन की इक्वल नहीं है, देन यू कैन यूज, देयर इज अनदर वे, नॉट इक्वल टू. दिस इज हाउ वी डिफाइन नॉट इक्वल टू. इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये भी आपको एक आउटपुट देगा ट्रू और फॉल्स में, दैट वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स, ठीक है.
सो दिस इज व्हाट कंपैरिजन ऑपरेटर्स मीन्स, इट विल गिव यू कंपैरिजन, आप दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो यूजिंग दीज ऑपरेटर्स, राइट। देन देर इज ग्रेटर देन एंड लेस देन ऑल्सो, मैं अभी उसको यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड ग्रेटर देन या लेस देन, एंड दिस इज ग्रेटर देन। अब इसका हम यूज़ देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहीं पे यूज़ होंगे। नाउ द थर्ड वन इज कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स, द मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्सेप्ट, मतलब ये किसी भी लैंग्वेज में थ्रू आउट यूज होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस वी नो दैट वी हैव ए बी एंड सी वैल्यू, ठीक है। सो इफ यू नो दैट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू a प्लस बी, नाउ इफ आई वांट टू क्रिएट अ लॉजिक आउट ऑफ इट, ठीक है। सो लेट्स सपोज आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, तो मैं कंडीशनल ऑपरेटर को कैसे यूज कर सकता हूँ। देखो एक तरीका है, इसने कुछ सजेशन दे दिया, इफ इज मैनेजर, राइट। कंडीशनल एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये ब्रैकेट के बाहर जो भी आपको रिटर्न देगा वो रिटर्न आपको ट्रू या फॉल्स में देगा, ठीक है। अब इज मैनेजर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ट्रू सेट कर रखा है, तो ऑलवेज माई इज मैनेजर विल कम एज ट्रू, तो जो भी इस ब्लॉक के अंदर आएगा, इफ ब्लॉक के अंदर, इट विल बी ट्रू। सो फॉर एग्जाम्पल इफ माई इज मैनेजर इज ट्रू इन दिस केस, इट विल बी, so agar is manager it's a true thing, otherwise it's simply go out of this, so it will work like this, right। basic is manager not manager, तो अगर मैं इस कोड को रन करूंगा, so it's if it is a manager, if it is a true then it will go inside this, otherwise it will go inside this। now इसमें भी फिर एक और नेस्टेड इफ आ जाता है, इफ आई वांट टू राइट लाइक दिस, एल्स के साथ मैं इफ भी लगा सकता हूँ, एंड मैं यहाँ पे ये कंपेयर करना चाहता हूँ अब नाउ, इफ ए इक्वल इक्वल बी, राइट, मैं ये वाली कंडीशन चेक करना चाहता हूँ, अगर वो मैनेजर भी है, एंड देन उसके बाद आई एम चेकिंग दैट इफ ए इक्वल इक्वल बी, देन इट विल गो लाइक दिस। सो इस केस में क्या होगा, देखो इज मैनेजर है वो ट्रू होगा, वो इसको रन कर देगा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, इफ नॉट मैनेजर, वो मैनेजर नहीं है, देन वो इस केस में आएगा, इफ वाले में अगेन वो इसके इससे बाहर निकल के इस वाले केस में आ जाएगा, एंड देन अगेन यहाँ पे वो इस वाले को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, अगेन इट विल गेट फॉल्स बिकॉज ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज 10 इज नॉट इक्वल टू 20, देन आई कैन राइट अनदर इफ कंडीशन। तो ऐसे आप मल्टीपल इफ कंडीशन बना सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो जब भी हम कभी भी कोई लॉजिक बनाते हैं, वी यूज दीज काइंड ऑफ लूप्स एंड इफ कंडीशनल स्टेटमेंट, नो कंपैरिजन, समथिंग लाइक दिस आई कैन राइट, राइट। सो जो भी मेरा लॉजिक होगा वो इसके अंदर आ जाएगा, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज इफ स्टेटमेंट। वन वे इज डायरेक्टली यूज द बूल वैल्यू, जो भी आपका बूल डेटा टाइप है, अदरवाइज ऑपरेटर्स या कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू यूज करो कि इफ ए इक्वल इक्वल बी, ये कंपेरिजन हमारा जो ऑपरेटर है हमने वो यूज करा है, ठीक है। अगर ए इक्वल इक्वल बी है देन अदर इट विल गो हियर, अदरवाइज जो भी आपका एल स्टेटमेंट होगी। अगर आप इसको और अच्छे समझना चाहते हो तो जब ये रन टाइम पे एग्जीक्यूट होगा तो ए इक्वल इक्वल ऐसे होगा, और मैं आपको इसमें दिखाता हूँ ये कैसे रन करता है। 10 इज नॉट इक्वल इक्वल 20, ठीक है, तो इसके अंदर नहीं जाएगा। अब इसको हम रन टाइम में देखते हैं कैसे चलेगा, ठीक है। चलो इसको कहते हैं डीबगिंग, आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। इफ आई रन दिस कोड नाउ, देखो नाउ वी आर इन डीबगिंग मोड। मैंने सबसे पहले स्ट्रिंग डिफाइन करी थी, अभी मेरा येलो इस पे आ रहा है, तो देखो अभी दीपक असाइन नहीं हुआ है और नेम के अंदर आ रहा है नल, ठीक है। इफ आई प्रेस F10, अब मैं नेम देखूंगा दीपक हो गया। सिमिलरली एज मेरा 0 आ रही है, अभी मैंने कुछ डिफाइन नहीं करा है डेटा टाइप एज के अंदर वेरिएबल में, अब एज हो गया 30 जैसे मैंने उसको पास करा। सिमिलरली हाइट इज़ 0, मैंने जैसी हाइट को पास करा हाइट ही हो गई। सो ये मेरे सब डेटा टाइप जो भी मेरे वेरिएबल्स हैं वो असाइनमेंट हो रहा है उसके अंदर। सिमिलरली अगर आप एरेज देखोगे, दिस इज हाउ एरेज आर असाइन, 10, 50, 60, 80, ठीक है। तो एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, देन 1, 60, 80 जैसे हमने डिस्कस करा था, राइट। नाउ देखो हमारा इफ़ कंडीशन कैसे चलेगी। इफ़ कंडीशन में हमारा मैनेजर ट्रू है, बट हमने यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा रखा है ये वाले साइन से, सो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। मैनेजर ट्रू नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, ये एल्स में आएगा। ए इक्वल इक्वल बी, क्या 10 बी के इक्वल है, नहीं इक्वल है, ये यहाँ से भी बाहर आ जाएगा। देन ये इसके अंदर जाएगा, नो कंपैरिजन, ये इस वाले को रन कर देगा, कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो नो कंपैरिजन, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ लाइन बाय लाइन कोड वर्क्स। वो एक एक स्टेप पे जाके चेक करता है कि कैसे क्या आपने लिखा है उस कंडीशन को सेटिस्फाई वो कर रहा है, नहीं कर रहा तो वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। कोई वैल्यू आप असाइनमेंट कर रहे हो वो वैल्यू को चेक करेगा, अदरवाइज गो टू नेक्स्ट। ओके, सो नाउ वी नो दैट कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं। नाउ वी हैव लूप्स।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लूप्स। व्हाट आर लूप्स? तो लूप्स आर नथिंग, जस्ट अ सेट ऑफ आइट्रेशन। जितनी बार हमारा कोड आइट्रेट करेगा, दैट इज व्हाट लूप्स कॉल्ड। ठीक है, सो हाउ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड लूप्स? फॉर एग्जांपल, let me show you a simple syntax for loop, then I'll explain you. So basically this is the syntax of loop in C sharp. loop का मतलब क्या होता है? आइट्रेशन। सो लेट से अगर आपको 1 से 10 तक कोई चीज़ परफॉर्म करनी है, आप डेली 5 बजे उठ के क्रिकेट खेलते हो, अगर आपको ये रियल लाइफ सिनेरियो कोड में करना है, अगर आप चाहते हो कि डेली 5 बजे मेरा एक मेल ट्रिगर हो जाए, तो आप लूप के थ्रू कर सकते हो। आप एक लूप चलाओगे, वो डेली चलेगा, डेली 5 बजे आपके लिए एक मेल ट्रिगर कर देगा, जो भी आप एक्टिविटी करना चाहते हो, राइट? अगर आप कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहो तो लूप इज़ यूज फॉर आइट्रेशंस। तो एक छोटा सा लूप मैंने बनाया है। जैसे हमारे पास नंबर का एरे था, लेट मी रिमूव दिस ऑल्सो फर्स्ट, लेट मी शो यू इन दिस वे फर्स्ट, राइट? ये एक मेरा लूप है। लूप की स्टार्टिंग कैसे होती है? देखो, इंट आई हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मतलब जहाँ से भी लूप स्टार्ट होगा तो ये 0 से स्टार्ट होगा। आई इज़ लेस देन 5, इसका मतलब है लूप चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू 5 से कम है, 0 की वैल्यू 5 से कम है। यहाँ में ऑपरेटर यूज़ करा है अगेन कंपैरिजन वाला। ठीक है, ये चेक करेगा आई की वैल्यू यस 5 से कम है, 0 इज़ लेस देन 5। देन ये जाएगा अंदर, कंसोल डॉट राइट लाइन में लिख देगा वैल्यू आई की, तो आई की वैल्यू क्या है 1, राइट? देन ऊपर वापस जाएगा, आई को करेगा प्लस प्लस। तो लूप ऐसे चलता है कुछ 1 2 3 4 का चलने का तरीका कुछ ऐसा होता है। पहले वो फर्स्ट चलाएगा, सेकंड, थर्ड ये वाला स्टेप, एंड देन आई प्लस प्लस करेगा, राइट? तो ये जब तक होता रहेगा जब तक आई की वैल्यू 5 के बराबर या 5 से कम नहीं हो जाती। जैसे इस केस में 5 से कम पे ये लूप बंद हो जाएगा, ये 4 तक प्रिंट करेगा। तो इफ़ आई वांट टू रन दिस लॉजिक, यू कैन सी ये 4 तक खाली प्रिंट करेगा, नॉट 5। सी 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इसने 0 को भी प्रिंट करा। तो उसने 0 को इसलिए प्रिंट करा क्योंकि हमारा लॉजिक ऐसा ऐसा लिखा हुआ था, हमने स्टार्टिंग लूप की करी थी 0 से, तो आई की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दूंगा तो वो 5 को भी प्रिंट कर देगा। जब भी 5 इज इक्वल टू 5 तो वो 5 को भी प्रिंट कर देगा। नाउ इसमें कॉन्सेप्ट होता है इंडेक्सिंग का नंबर्स के केस में। सो लेट्स से अगर मैं इस लूप को नंबर्स पे चलाना चाहता हूँ, बिकॉज सबसे ज़्यादा लूप्स एरेस में यूज होते हैं, क्योंकि लूप आइट्रेशन आप किसी एरे पे या किसी सेट ऑफ वर्ड्स पे किसी पे करोगे, जो यहाँ पे आपकी लिस्ट आ रही है। So suppose in this case what will happen, loop will always run on the index. तो arrays कैसे वर्क कर सकते हैं? When we declare an array, let's say मेरा कोई array है 10 20 30। तो एरेस के केस में क्या होता है? हमेशा इंडेक्स होता है। तो जो भी एरे की आप वैल्यू देखोगे, तो जनरल टर्म में अगर आप लेंथ देखो 1 2 3 4 5, आपको 5 लेंथ आ रही है, लेकिन एक्चुअल में एरे की लेंथ निकलेगी 4, बिकॉज एरे स्टार्टिंग होती है इंडेक्स 0 से। तो 0 इंडेक्स फर्स्ट वैल्यू 0 इंडेक्स पे होगी, देन 20 होगी फर्स्ट इंडेक्स पे, 30 सेकंड पे, ऐसे। तो जो हमारा फोर्थ इंडेक्स होगा वो होगा 50 वैल्यू का। तो यहाँ पे इंडेक्स का कॉन्सेप्ट होता है एरेज में। तो जब भी आप कोई एरे देखोगे और कोई आपसे बोले सेकंड इंडेक्स की वैल्यू निकालो, तो आप 20 नहीं बोलोगे 1 2, नहीं, द वैल्यू वुड बी 30 इंडेक्स के हिसाब से, बिकॉज 0 1 2, राइट? सो दिस इज हाउ यू फाइंड वैल्यू फ्रॉम इंडेक्स इन एरे। एरे हमेशा 0th इंडेक्स से स्टार्ट होता है। एंड जब आप लूप रन करोगे एरे पे, तो यहाँ पे हम लेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए हम लेंथ देते हैं बिकॉज लेंथ एरे की 4 आएगी। एंड अगर मुझे 4 वैल्यू की वैल्यू चाहिए, कि मुझे मुझे जानना है कि 4 नंबर पे क्या है, तो मैं इंडेक्स पास कर सकता हूँ, राइट? सो आई कैन पास अ इंडेक्स लाइक दिस, एंड आई वैल्यू यहाँ पे मैं करूँगा। एंड देखो यहाँ पे मैं कंडीशनल स्टेटमेंट से मुझे खाली 4 की वैल्यू निकालनी है। तो व्हेन आई इक्वल इक्वल 4, मुझे पता है कि मुझे 4th की वैल्यू निकालनी है, तो ये कंसोल में 4th वैल्यू को प्रिंट कर दे। ठीक है, दिस इज अ लॉजिक इन मेकिंग। देखो आई की वैल्यू हमें मिल गई 4, हमारा जो इंडेक्स हमने पास करा था वो वैल्यू हमें वापस मिल गई। तो दिस इज हाउ लूप्स वर्क इन यू नो एरेज। एंड ऑब्वियसली अगर आपको सेम लूप चलाना है ऑन द एरे ऑफ स्ट्रिंग, देन आप फॉर ईच का यूज़ कर सकते हो। ईच स्ट्रिंग विल बी ट्रीटेड एज अ वेरिएबल, एंड वो लूप चलेगा यूजिंग फॉर ईच। सेम वे इट वर्क्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में भी सेम ही वर्क करता है। सो इट्स ऑलमोस्ट सेम इन जावास्क्रिप्ट एंड अदर लैंग्वेजेस। नाउ लूप्स के बाद आता है हमारा फंक्शंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फंक्शंस क्या होते हैं? देखो, अभी तक हमने जो भी कोड करा है ना, ये रीयूजेबल कोड नहीं है। ये मैंने एक बार लिखा, इसको मैं बार बार यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे दोबारा एज बनानी पड़ेगी किसी और मेथड में इफ़ आई वांट टू पास इट। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस हम इसी सारे कोड को
अगर पैकेज करके एक मेथड के अंदर डाल दे, डेट इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शंस और मेथड सेम चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी राइट समथिंग लाइक दिस, इंट टेस्ट। तो ये एक फंक्शन है, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ फंक्शन एंड इट शुड रिटर्न समथिंग, राइट, रिटर्न वन। आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली फंक्शन बिहेव। इंट, व्हेन आई राइट इंट, दिस इज द रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन। अगर मैंने इंट लिखा है, डेट मीन्स जो भी ये फंक्शन है ये कुछ रिटर्न करेगा ऑलवेज। मतलब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, इट शुड ऑलवेज रिटर्न मी समथिंग। तो अगर मैं इसमें लेट्स से इफ आई एम नॉट पासिंग इट एनीथिंग, ये मुझे एरर देने लगेगा, right? It will show test not all code path returns a value. That means it is saying that कुछ इसको रिटर्न करना पड़ेगा। एंड अगर ये कुछ नहीं रिटर्न करेगा, इफ इट इज नथिंग, राइट, कुछ रिटर्न नहीं करता, कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, देन आई विल यूज अ void। void का मतलब होता है ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इसमें कुछ एक्टिविटी परफॉर्म होगी। एंड अब मान लो जैसे मेरा ये वाला जो लूप था, मैं इस लूप को इस फंक्शन के अंदर लिख सकता हूँ एंड इट विल स्टिल वर्क। ये फंक्शन कॉल होगा, ये लूप चलेगा उस फंक्शन के अंदर एंड इट विल प्रिंट इट। एंड मैं इस फंक्शन को, जो मेरी डेफिनेशन है, इसको हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, राइट। मैं इस फंक्शन को यहाँ पे ऐसे कॉल कर सकता हूँ कहीं से भी, किसी भी पीस ऑफ कोड से। तो अभी ये मैंने एक फंक्शन बना दिया, अगर मुझे इस लूप को बार बार कॉल करना है तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा और ये फंक्शन कॉल कर लेगा। तो फंक्शंस के भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं। अगर मुझे कोई ऐसा फंक्शन बनाना है, लेट्स से फंक्शन ऐड नंबर्स, राइट, एंड ये रिटर्न करेगा इंटीजर। एंड मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके अंदर जो हमने ये वाला, हमने जो ऑपरेटर इस वाला जो कोड लिखा था, मैं इसको पास करना चाहता हूँ। सो मैं ऐसे कर दूंगा एंड आई, अब रिटर्न कुछ करना है तो ऑब्वियसली जो मेरा सी कैलकुलेट हुआ है वो रिटर्न कर देगा। और मैं ऐड नंबर्स को कॉल कर सकता हूँ कहीं से भी। तो मेरा वो जो वन सिंगल लाइन ऑफ कोड था जो मैंने यहाँ पे लिख रखा था, अब मैं इसको हटा के मैं डायरेक्टली ये चीज़ को कॉल कर सकता हूँ। तो ये इस नंबर को कॉल करेगा एंड मैं ऑब्वियसली ये कुछ रिटर्न कर रहा है यहाँ से, तो मैं इसको असाइन कर सकता हूँ। सो आई कैन असाइन इट समथिंग इन इंट ए इक्वल टू लाइक दिस। तो अब मुझे अगर इंट ए नहीं, लेट्स से सी कर लेते हैं, इंट सी के अंदर मुझे कैलकुलेशन चाहिए तो मैं इस तरीके से असाइन कर सकता हूँ। अब देखो, अब इसमें एक चीज़ बताता हूँ, अगर मैं इंट ए को स्ट्रिंग कर दूंगा तो इट विल नॉट वर्क, बिकॉज मेरा फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है वो एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है, राइट। तो ये आप बेसिकली, अगर आपको इसको इस तरीके से समझो, ये असाइनमेंट ही हम कर रहे हैं किसी वेरिएबल में। तो अगर मैं सी वेरिएबल में, जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का है, कुछ असाइन कर रहा हूँ ऐड नंबर्स के थ्रू, फंक्शन के थ्रू, तो वो फंक्शन का रिटर्न टाइप भी वही होना चाहिए। इंटीजर असाइन नहीं हो सकता स्ट्रिंग के अंदर। तो मेरा जो टाइप होगा डेटा वो इंट होगा, राइट। सो दिस इज हाउ फंक्शन वर्क। ये रीयूजेबल कोड है, मतलब जो भी मेरे को असाइनमेंट करना है मैं उसी टाइप का फंक्शन मैंने क्रिएट करा एंड मैं उस फंक्शन के अंदर वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज मैंने अपने टेक्निकल करियर में ये देखा है कि बहुत एक्सपीरियंस लोगों को ये नहीं पता होता कि अगर आप यहाँ पे नंबर्स को कॉल कर रहे हो एंड वो वेरिएबल को ऐसे डिफाइन करके बैठ जाते हैं एंड कहते हैं एरर आ रहा है। तो कहते हैं कि एरर क्यों आ रहा है यार, ये क्यों नहीं रिटर्न कर रहा ढंग से। तो अब वो यहाँ पे देखोगे, वो जब इंटीजर ही वो रिटर्न करेगा कोड, तो आप स्ट्रिंग में नहीं असाइन कर सकते। एंड ये खासकर इश्यूज उन लोगों को आते हैं जो नए लैंग्वेजेस पे काम स्टार्ट करते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए डेटा का, कि डेटा एक्सप्लिसिटली अगर आप डिफाइन कर रहे हो, देन यू शुड बी एक्सपेक्टिंग अ डिफाइंड डेटा टाइप ओनली। तो अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरा नंबर्स फंक्शन इंटीजर पास रिटर्न करेगा, देन मेरा वेरिएबल भी इंटीजर टाइप का ही होगा। एंड देन वी हैव पैरामीटराइज फंक्शन। लेट्स से अगर मैं कोई एक और फंक्शन पैरामीटर टाइप का बनाना चाहता हूँ, एंड लेट्स से दिस इज माय फंक्शन ऐड नंबर्स, इसका मैं नाम डाल देता हूँ ऐड नंबर्स टू। एंड पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है, मैं पैरामीटर्स पास कर सकता हूँ फंक्शंस में। इंट टाइप का एक पैरामीटर, इंट बी टाइप का एक पैरामीटर, ठीक है। तो अब मुझे, अगर मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया, नाउ इट्स नॉट रिक्वायर्ड, मुझे ये चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। इट विल सिंपली गेट वैल्यू फ्रॉम हेयर। तो जब मैं ये वाला पैरामीटर फंक्शन कॉल करूँगा फ्रॉम दिस लोकेशन, लेट्स से आई क्रिएट अनदर वेरिएबल इन डी इक्वल टू दिस, तो मुझे ए और बी की वैल्यू पास करनी है बस, ठीक है। अब मैं उसको कैसे भी पास कर सकता हूँ, या तो मैं उसको हार्ड कोड ऐसे पास कर दूँ 10,20, राइट, इट विल स्टिल वर्क। मैं ऐसे भी पास कर सकता हूँ, या फिर मैं उसको कुछ ऐसे भी पास कर सकता हूँ कि ऐड नंबर्स ने जो मुझे रिटर्न वापस करा, मैं इसको सी में पास कर दूँ, राइट। ये भी तो एक इंटीजर है, ये वैल्यू जो भी कैलकुलेट करके ला रहा है, मैं उसको फर्दर पास करना चाह रहा हूँ किसी दूसरे फंक्शन में,
तो जो सी कैलकुलेट करेगा, जैसे ये फंक्शन आपका 30 कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा, तो मेरी सी की वैल्यू 30 हो जाएगी। एंड यहाँ पे मैं लेट्स से कोई वेरिएबल डिफाइन करके ए एक्स इक्वल टू 10, मैं x को यहाँ पास कर सकता हूँ। तो एनी वे आई कैन पास इट, बेसिकली इट्स अ पैरामीटराइज फंक्शन। मैंने x को यहाँ पास करा, राइट, सॉरी z नॉट x, z को मैंने यहाँ पास करा। एंड ऑब्वियसली अगेन मैं इसमें स्ट्रिंग पास नहीं कर सकता, तो अगर मैं कोई मेथड बनाऊँ स्ट्रिंग ए बी, मैंने कोई वेरिएबल बनाया, मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, तो मैं इस फंक्शन के अंदर ए वी पास नहीं कर सकता, इट विल गिव एरर, बिकॉज मेरा डेटा टाइप जो है वहाँ पे वो स्ट्रिंग टाइप का, इंटीजर टाइप का है। आई कैन नॉट पास लाइक दिस। तो यहाँ पे मैं सिर्फ z ही पास कर सकता हूँ, राइट। अगर मुझे स्ट्रिंग पास करना है, अगर मुझे स्ट्रिंग टाइप का कोई ऐसा मेथड बनाना पड़ेगा, या फिर मैं कर सकता हूँ यहाँ पे एक पैरामीटर इंक्लूड कर दूँ स्ट्रिंग डी ऐसे करके, मेरा एक डी टाइप का पैरामीटर आएगा, तब मैं इसके अंदर पास कर सकता हूँ। देखो यहाँ मेरे को एरर देगा, बिकॉज नाउ इट इज एक्सपेक्टिंग 3 टाइप ऑफ पैरामीटर्स, ए बी एंड डी। तो ए वुड बी इंट, इंट एंड स्ट्रिंग। सो नाउ आई कैन पास ए बी फ्रॉम हेयर। एंड आई एम टेलिंग यू बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, पर बहुत एक्सपीरियंस लोगों को ये नहीं पता होते, विच आई पर्सनली हैव नोटिस्ड कि पैरामीटर्स कैसे पास कर रहे हो। देखो जैसे मैंने 3 पैरामीटर्स करे, थर्ड पैरामीटर स्ट्रिंग, तो आपको स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। So this is how you can, create methods. So methods are nothing, just a set of instruction, जो भी आपने कोड लिखा है उसको आपने एक ब्लॉक में डाल दिया। एंड यू कैन कॉल मेथड्स फ्रॉम मेथड्स। सो जैसे ऐड नंबर 2 है, मैं इसको यहाँ से भी कॉल कर सकता हूँ, रिटर्न सी से या फिर इधर से। इफ़ आई वॉन्ट टू लेट्स से पास दिस, तो मैं यहाँ पे ऐसे भी पास कर सकता हूँ 1 2 समथिंग ऐसे करके, और मेरी एक स्ट्रिंग वैल्यू कोई सी भी, तो इट विल स्टिल वर्क, राइट। एंड ऑब्वियसली इंटीजर में मुझे होल्ड करना है, तो आई कैन होल्ड इट समवेयर इन इंटीजर। इन टेस्ट, एक टेस्ट वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने इसको होल्ड कर लिया। सो एक मेथड से मैंने दूसरा मेथड कॉल कर लिया, ठीक है। तो मेथड्स आर नथिंग, जस्ट अ पीस ऑफ लॉजिक जो आपने एक ब्लॉक में डाल दिया है। And now the last topic, that is called flow of code. So how flow of code works? Let me show you in this way. Let me comment this out. Let me clear this out so that I can show you the flow of code. देखो फ्लो ऑफ कोड कैसे चलता है। जैसे मेरा ऐड नंबर्स का मेथड है, जैसे मैंने आपको बताया एक जगह से कोड कैसे आगे पहुंच रहा है। सो इफ़ आई गो हेयर int सी, मैं इसको डीबग मोड में आपको दिखाता हूँ। इफ़ आई रन दिस कोड, हाउ कोड विल वर्क यू विल सी। सी माई ब्रेक पॉइंट इज एट दिस लोकेशन, ये सी पे अभी है, सी की वैल्यू 0 है, बट सी इज कॉलिंग अ मेथड, ठीक है। नाउ कोड विल गो इनसाइड दिस मेथड int सी, एंड नाउ इट विल वन बाय वन अगेन इंक्लूड assign everything. So a को 10 assign करेगा, b को 20, c को something. Now again I am calling add number 2 method from this particular method. Again it will go inside here. So मैंने add numbers 2 में जो चीज़ें पास करी थी, पास्ट पैरामीटर्स है 10, 5 एंड ADGH. तो अब जब यहाँ पे आएगा it will have the predefined pre-filled values a as 10, b as 5, d as some string, random string which I passed. एंड वेन आई डू इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी, ये इसको कैलकुलेट करेगा, सी में असाइन करेगा, रिटर्न कर देगा। एंड जो टेस्ट की वैल्यू है वो हो जाएगी जो भी सी ने रिटर्न करा है, विच इज़ 30। तो देखोगे, सो ये टेस्ट की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेगा, देन रिटर्न कर देगा, देन सी में असाइन कर देगा, जो भी उसने वहाँ कैलकुलेट करा वो सी में असाइन हो जाएगा, देन जेड को समथिंग असाइन करेगा, ए बी को असाइन करेगा, देन अगेन वो सेम वैल्यू सी को पास करेगा नंबर्स 2 वाले मेथड में, तो दोबारा वो सेम कैलकुलेशन करेगा जो भी हमने वहाँ से पास करी। सो दिस इज़ हाउ कोड वर्क्स। ये ट्रैवर्स कर रहा है। अभी ये हमने जो सारा काम करा है ये हमने एक फाइल के अंदर करा है। इफ यू सी हेयर, दिस इज program.cs फाइल। जब मल्टीपल फाइल्स इंक्लूड हो जाती हैं तो सेम चीज़ हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करके करते हैं। इंपोर्ट करेंगे कोई फाइल, उसके अंदर जो मेथड कॉल हुआ है उसको हम ऐसे कॉल करेंगे। तो विद इन सेम फाइल इट वर्क्स लाइक दिस। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप इस वाले कॉन्सेप्ट में यूजिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं C# में, जावास्क्रिप्ट में आप इंपोर्ट यूज़ कर लेते हो अगर आपको इंपोर्ट करना है कोई मॉड्यूल। सो दैट इज़ द सेम कॉन्सेप्ट। वो रीयूजेबल कोड जो हमारा होता है हम उसको इंपोर्ट कर रहे होते हैं। सो आई थिंक या दीज आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोडिंग। इट विल हेल्प यू टू किक स्टार्ट दी वाइब कोडिंग प्रोसेस। अब आप कोड समझ सकते हो ओवरऑल कि अगर आपके सामने मैं पीस ऑफ कोड दे दूँ तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये कोड रन कैसे कर रहा है, मेथड्स कैसे कॉल हो रहे हैं एक मेथड से दूसरे जगह पे। एंड ऑब्वियसली मैं सारा जो हमने आज प्रैक्टिस करी है, आई विल ऐड दिस इनटू माय गिटहब रिपोजिटरी, एंड उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा सो दैट यू कैन रेफर इट।
आई वुड एडवाइस कि ये जो हमने कॉन्सेप्ट्स आज एक्सप्लोर करे हैं इनको प्रोग्रामिस्ट वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करो, डेटा टाइप्स को समझो, फंक्शंस बनाओ, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से कॉल करके देखो एंड उसका आउटपुट फिर आप कंसोल में देखो कि क्या आ रहा है। देन ओपन एनी जावास्क्रिप्ट फाइल, उसको फिर अपने ब्राउज़र में रन करके देखो एंड देन सी हाउ इट इज़ वर्किंग। एग्जिस्टिंग किसी प्रोजेक्ट को अगर आपने बनाया है वाइब कोडिंग करके, उसको दोबारा से एक्सप्लोर करो, उसके मेन फाइल के अंदर जाके देखो कि लॉजिक कैसे लिखा हुआ है। आई एम प्रिटी मच श्योर जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो यही वाले यूज़ हो रखे होंगे, डेटा टाइप्स के, लूप्स के, कंडीशंस के एंड आपके मेथड्स। एंड ऑब्वियसली इस कोर्स की फुल डिटेल्स आप dailyai.co.in पे देख सकते हो। एंड एज पर आर प्लान हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है डेट वुड बी ऑन इंट्रोडक्शन टू HTML एंड जावास्क्रिप्ट। सो उसमें हम समझेंगे HTML और जावास्क्रिप्ट के बारे में इन डेप्थ, कैसे जावास्क्रिप्ट वर्क करती है HTML के साथ एंड कैसे वी सेंड रिक्वेस्ट टू बैकएंड सर्वर्स। तो फ्रंट एंड हम पहले कवर करेंगे, देन हम बैकएंड में आएंगे एंड देन फिर हम उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके वाइब कोड कैसे कर सकते हैं वो अप्लाई करेंगे। सो मेक श्योर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर लो। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट करना, कुछ मेरे से गलती हुई हो तो वो भी बताना। एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।